सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। किसी भी पत्थर से नहीं फूट जाती कोई नदी, पहाड़ से हिलगाए और तराशे पत्थरों से तो कतई नहीं। मगर कुछ तो है कि तुम्हें देखते ही कानों में नदी का उद्गम बज उठता है। जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कोई मौसम नहीं, समय भी नहीं कि घूमे पहिया, और आकाश भी नहीं कि घिर आए सांवले सलोने मेघ। मगर कुछ तो है कि तुम्हें देखते ही हृदय में बारिश होने लगती है। कविता की ये पंक्तियां मैंने जिस किताब से ली हैं उसका शीर्षक है यक्षिणी और कवि हैं विनय कुमार। यक्षिणी 2019 में राजकमल प्रकाशन से छपी थी। अफसोस कि मुझ तक पहुंचने में उसे 3 साल लग गए। यक्षिणी की तमाम कविताएं एक मूर्ति से प्रेरित हैं। इसमें आश्चर्य भी कैसा, कवि को प्रेरित करने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड है। धरती और आकाश, स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त, जीव और निर्जीव सभी शामिल हैं। और फिर एक निर्जीव मूर्ति को अपने भावों और शब्दों से सजीव करने का साहस तो कवि के पास ही हो सकता है। यक्षिणी के कवि विनय कुमार की खास बात यह भी है कि वो पेशे से डॉक्टर हैं, मनोरोगों के, यानी मनोचिकित्सक हैं। यूं तो कवि और मनोचिकित्सक दोनों का रिश्ता मन और मन के भावों से है, पर यह भी सच है कि हर मनोचिकित्सक कवि नहीं होता। तो विनय कुमार से मेरा पहला सवाल यही था कि कविता उनके जीवन में कब और कैसे आई। बिहार के जहानाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है कंदौल। मेरा जन्म, लालन पालन वहीं हुआ, निम्न वित्त किसान परिवार में। गांव किसानों का था और सबकी आमदनी बहुत अच्छी नहीं, ज़्यादातर लोग अभावों के ही मारे थे। लेकिन एक भाव भरा था गांव में। होली, चैता, कीर्तन आए दिन गाए जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां भी खूब गाती थीं। मन के भावों को ही नहीं, जीवन के अभावों को भी खूब गाती थीं। एक वाकया सुनाता हूँ, सन 67 की बात है। बड़ा भारी अकाल पड़ा था उस साल। मैं कोई 6-7 साल का रहा होगा। एक शाम आंगन में माँ ने गांव की औरतों को, खासकर कुमारी लड़कियों को इकट्ठा किया। बारिश हो नहीं रही थी, लोग परेशान थे। आगे का जीवन कैसे चलेगा? जाहिर है वो जो आयोजन था वो इस बात के लिए था कि इंद्र को मनाया जाए। मैं नहीं भूल सकता वो रात। गांव के लिहाज से काफी देर तक गाना चलता रहा था। मैं ड्योढ़ी के बाहर खुले मच्छरदानी में लेटा लेटा सुनता रहा था। उस रात एक दीदी ने बड़ा ही मार्मिक गीत गाया था। पंक्तियां तो याद नहीं, मगर भाव कुछ यूं हैं। हे इंद्र, तू बरसेगा नहीं तो बाबा के खेतों में धान कैसे होगा, और धान की फसल नहीं होगी तो मेरा विवाह कैसे होगा। मुझे ठीक से याद है, ऐसी पुकार थी यह कि सुनकर मैं तो रो पड़ा था। अचला जी, मैं उस पुकार और उस रुलाई की जुगलबंदी को अपने जीवन की पहली कविता मानना चाहूंगा। बारिश की बूंदों के इंतजार में पुकार और रुलाई, विनय कुमार के जीवन की पहली कविता। तो इतना आप समझ गए होंगे कि विनय कुमार का संबंध बिहार से है। उनकी कविता में जहाँ क्षेत्रीय भाषा बोली की सरसता और सजलता है, वहीं संस्कृत से निकटता भी दिखाई देती है। इसलिए यक्षिणी में भाषा का ये पानी जैसा बहाव जगह जगह दिखाई देता है। जैसे, जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरी आंखें कजरौटी हो जाती हैं और दृष्टि काजल सनी उंगली। मन ही मन एक टीका तुम्हारी ठुड्डी पर लगाता हूँ और अपनी एक दिन मर जाने वाली देह में फड़फड़ाते मन से तुम्हारी अमरता की कामना करता हूँ, ये जानते हुए कि मुझसे बहुत कम नश्वर काया तुम्हारी अपनी कीर्ति के कवच में मुझसे कहीं अधिक सुरक्षित है। तो सवाल उठता है कि विनय कुमार को भाषा का ये संस्कार कैसे मिला। दरअसल मेरी पृष्ठभूमि उस मागधी की है, मगही जिसे कहते हैं, जो सिद्ध कवियों वाली भाषा से निकली मानी जाती है। सरहपा जो हिंदी के आदि कवि माने गए, तो सरहपा की भाषा को
राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि ये आदि हिंदी या आदि मगही है। जब मैंने अपने जिस बोली में मैंने बोलना सीखा, जब वो बोली मैंने देखी थी तो मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया था कि हिंदी का आदि कवि जो है वो आदि मगही का कवि भी माना जाता है। खैर, तो मेरी पृष्ठभूमि वो है। और फिर बिहार में और भी बहुत सारी बोलियां हैं, उनमें बहुत लोच, भोजपुरी में अलग, मैथिली में अलग, अंगिका में अलग, बज्जिका में अलग। अपने काम की वजह से सारी बोलियों से मेरी मुलाकात आए दिन होती रही और लोगों से भी मिलना रहा। दोस्त बनाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक जो ख़ास बात है वो ये कि स्कूली दिनों में मेरे एक शिक्षक थे, रमावतार सिंह। जाने क्या हुआ था कि मैं उनका प्रिय पात्र बन गया। और इस बात का, संस्कृत शिक्षक के संसर्ग का प्रभाव मुझ पर इतना पड़ा कि मैं क्या बताऊं। अब व्याकरण तो छूट गया मेडिकल कॉलेज में और बाकी जगह आने के बाद, लेकिन संस्कृत का शब्द वैभव बना रहा मेरे भीतर आज भी। सबसे बड़ी बात तो ये कि कविता अगर सचमुच कविता है तो वो अपनी भाषा खुद चुनती है, अपने भीतरी शब्दकोश से, आपके भीतरी शब्दकोश से। कविता खुद अपनी भाषा चुनती है। यक्षिणी की कविताओं के रचयिता विनय कुमार। यक्षिणी की ही कविता में विनय कुमार कहते हैं, मेरी भाषा का पानी जिसमें तुम्हारी परछाइयां हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि यक्षिणी की सारी कविताएं एक मूर्ति को समर्पित हैं। तो कौन है ये यक्षिणी? क्या इतिहास है उसका? किस कालखंड की मूर्ति है ये? विनय कुमार। बिहार संग्रहालय में एक संरक्षित मूर्ति है यक्षिणी की। ये मौर्यकालीन मूर्ति है, कोई 2300 साल पुरानी डेटिंग के हिसाब से। ये मूर्ति जो है वो सैंडस्टोन की बनी है और दीदारगंज में मिले होने के कारण इसको दीदारगंज की यक्षी कहते हैं। आदमकद मूर्ति है, 5 फीट 4 इंच। और दूसरी बात है कि ये मोनोलिथिक है। मजे की बात यह है कि सुगढ़ बहुत है। इसके अंगों के अनुपात को अगर आप मूर्ति को अगर देखेंगे, गौर करेंगे, तो वो स्त्री सौंदर्य की तत्कालीन अवधारणाओं के हिसाब से एकदम फिट बैठती है। अब इसको यक्षिणी कैसे मानते हैं, यक्षिणी क्यों कहा गया? आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता लोग जो हैं वो कहते हैं इसका जो मूर्ति में जो एक दैहिक खुलापन है, चेहरे पे जो एक स्मृति है, मुखमंडल पे जो एक मुस्कुराहट है, अंगों का जो मोहक अनुपात है और प्रजनन क्षमता के जो संकेत हैं, इन चीज़ों को लेके कहते हैं कि ये यक्षिणी की मूर्ति है। दरअसल आमतौर पर जो यक्षिणियों की जो मूर्ति बनती है उसमें वृक्ष की शाखाओं के साथ, डालों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने चमड़ धारण कर रखा है। दूसरा एक कारण ये भी है कि जो कविता में भी आगे इसका जिक्र आता है एक जगह पे, दरअसल पहले तो यक्ष जो समाज था यहाँ वैदिक काल के पहले, उसमें यक्ष बड़े देवता के रूप में थे, मतलब एकमात्र देवता जैसे थे। लेकिन जब वैदिक काल शुरू हुआ तो उनको डेमी गॉड बना दिया गया, उपदेवता बना दिया गया। उनको बना दिया गया कि वो चमर कौन धारण करेगा, जो बड़े बड़े को हवा दे। अब क्या है कि राजा खुद को ईश्वर का अवतार मानते थे और उन्हें लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। जो कहानियों में जो सुख और सुविधाएं देवताओं को उपलब्ध थीं, वैसी ही सुख सुविधा की कल्पना अपने लिए भी करते थे। ये भी माना जाता है इस मूर्ति के बारे में कि ऐसी 2 मूर्तियां बनी होंगी और सिंहासन के बगल में एक दाएं और एक बाएं इसको रखने की योजना रही होगी, क्योंकि इस मूर्ति में ना पॉलिश ऊपर में है और नीचे में पॉलिश नहीं की गई है उससे। तो इससे एक अंदाज़ा तो लगता है, जो पॉलिश जब पहली बार की गई होगी वो चमक आज तक बची हुई है। दीदारगंज की यक्षी जिसकी चमक आज तक बची हुई है। यक्षिणी की इस मूर्ति को देखकर विनय कुमार लिखते हैं, अरसे तक यही लगता रहा कि जनरंजिका होगी, मौर्यों की सदी से आया एक गर्मा गर्म आर्टिफैक्ट। मगर तुम तो विचित्रा निकली। एक कवि को कितनी और कैसी कैसी कामनाओं से भर दिया कि मेरे होने में अब एक भटकती कटार सी शामिल हो तुम। मेरा रक्त रुक रुक कर बहता है और कविता में तब्दील हो जाता है। इस मूर्ति में ऐसा खास क्या है जिससे विनय कुमार इतना प्रभावित हुए? और आखिर उसमें ऐसा कौन सा चुंबकीय आकर्षण है कि विनय कुमार ने 1-2 नहीं 80 से ज्यादा कविताएं उसी के नाम कर दी? कविता की एक पंक्ति कोट करना चाहूँगा कि कुछ तो है कि हृदय के भीतर बारिश होने लग जाती है। कुछ तो है कि हृदय के भीतर बारिश होने लग जाती है। इस मूर्ति को मैं तो सालों से देखता आ रहा था।
नए म्यूजियम में पहली बार बड़े हॉल में एक बीच में एक केंद्रीय स्थिति में एक मूर्ति और चारों तरफ से प्रकाश। और उसी दिन इस मूर्ति ने अपनी तरफ खींचा। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि अपनी इस अंतर यात्रा में जो आपने सवाल पूछा कि मूर्ति में ऐसा क्या खास है, तो मेरे मन में भी अंतर यात्रा में और कविता की यात्रा में ये सवाल उठा मेरे भीतर। और मैं जवाब में कविता ही पढ़ देता हूँ। छोटी सी कविता है, मेरा ख्याल है इसमें इसका उत्तर है कि महिमा मूर्ति की नहीं, महिमा मूर्ति की नहीं, कथाओं की जादुई पोटली की है, जो भंगिमाओं की ओट में छिपी रहती है, चिन्हों और अभिप्रायों के धागों से बंधी। और कथाओं की भी क्या, वे भी तो आती जाती बनती बिगड़ती रहती हैं। महिमा तो उस जादू की जिससे बिंधे मनुष्यों की पंक्ति का न आदि न अंत, और सब अपनी अपनी चेतनता के कृष्ण पक्ष में विह्वल। ये मेरी नियति कि मेरे विदेहत्व को वह पोटली दिख गई जिसमें शिल्पी ने बांधा था तुम्हारा मन, और असली मानुस तो मानस ही है न विचित्रे। देह का क्या, वह तो वही जिसकी भीड़ से गुजरकर तुझे देखने आया था। अब आप इन पंक्तियों की रोशनी में देखिए कि यक्ष तत्व जो हैं वो तो पूर्व वैदिक हैं, यानी सनातन के भी पहले का, यानी आदिम। अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहें इंस्टिंक्चुअल, तो यक्षिणी हमारे पूर्व वैदिक इंस्टिंक्ट्स की रचना है, और इंस्टिंक्चुअल होने की वजह से आज की भी है। ऐसे कह सकते हैं कि मूर्ति नहीं कथा, और कथा भी नहीं, उसके पीछे का मनोविज्ञान का सारा किया धरा है यह। मूर्ति नहीं कथा, कथा भी नहीं, बल्कि उसके पीछे का मनोविज्ञान। शायद इसीलिए विनय कुमार को ऐतिहासिक अवशेष अपनी तरफ बुलाते हैं। उन्होंने किताब की भूमिका में लिखा है कि इतिहास और उसके अवशेषों के ठिकाने मुझे खींचते हैं। क्यों? क्या इतिहास या वास्तुकला में उनकी विशेष रुचि है? विनय कुमार कहते हैं कि वो इतिहासकार की नज़र से इतिहास के अवशेषों को नहीं देखते, बल्कि उनके माध्यम से उस युग की यात्रा पर निकल जाते हैं जिसके कि वो अवशेष हैं। मूर्ति से ज़्यादा शिल्पी में, तत्कालीन समाज में और कथाओं में उनकी रुचि कहीं ज़्यादा रहती है। मैं तो दरअसल उस काल में चला जाता हूँ और जाने अनजाने लोगों को देखने लग जाता हूँ, उनसे बात करने लग जाता हूँ। अपनी समाधि में कितनी बार मुझे महसूस हुआ है कि मेरे सामने बैठा अशोक नाश्ता कर रहा है और कनखियों से तिरछिटकता को देख रहा है। कई बार मैंने बुद्ध को यशोधरा के बारे में सोचते और रोते हुए देखा है। मीरा के मंदिर में मीरा की मूर्ति कहीं दिखती है तो मुझे मीरा का भागना दिखाई पड़ता है, एक तारा लेकर भागना, भटकना दिखाई पड़ता है। मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती है मुझे, कविताएं दिखाई पड़ती हैं, कविताएं दिखने लग जाती हैं। किसी भी मंदिर में जाऊं मैं, मुझे देव विग्रहों की दिव्यता से अधिक उनके कथा शेष जीवन की विडंबनाएं दिखने लग जाती हैं। जब मैं किसी शिव मंदिर में कदम रखता हूं तो मुझे लगता है कि रुद्राभिषेक लोग करते रहते हैं, तो मुझे बर्बाद होता हुआ दूध दिखाई पड़ता है कि इतना दूध क्यों डाल रहे हो भाई। तो पूरा समाज शास्त्र दिखने लग जाता है। या ये लिंग बना तो कैसे बना, तो ये जो योनि और लिंग का संबंध जो है वो क्यों दिखाया गया, इसका रिक्रिएशन या प्रोक्रिएशन से संबंध ज़्यादा है। और फिर और बाकी सारे इतिहास, कल्याण सुंदर की प्रतिमा में शिव का हाथ ऐसे क्यों दिखाया गया, ये सारे सवाल मन में उठने लग जाते हैं। और मैं इतिहास के उन पन्नों से हट करके उस समय के जीवन के मनुष्य के मन में ऐसा क्या था कि उसने ऐसा प्रतीक गढ़ा, उसमें उसके भीतर की कौन चेतना के कौन कौन से तत्व शामिल रहे होंगे। यक्षिणी की कविताओं के रचयिता विनय कुमार, ऐतिहासिक शिल्प और अवशेषों को देखने की कवि दृष्टि, बल्कि कहें कि एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि जो इतिहास से परे जिज्ञासु की तरह अपरिचित रास्तों पर निकल जाता है। शायद यही कारण है कि यक्षिणी के अंतिम भाग कथांतर में उन्होंने 15 कविताओं में एक अनाम शिल्पी की सृजन यात्रा बयान की है, जिसे रानी ने अपने बगीचे के लिए मूर्तियां गढ़ने का काम सौंपा और उसने सबसे बड़े पत्थर को दासी का रूप दे दिया। यक्षिणी की तमाम कविताएं पढ़ने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठे। क्या कवि के मन में पहले से किताब का स्वरूप या ढांचा तैयार था? क्या ये तय था कि यक्षिणी की इस मूर्ति के साथ उसका सफर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ जाकर खत्म होगा? शायद नहीं।
शायद इस किताब का शुभारंभ सम्मोहन का एक क्षण था। बहरहाल विनय कुमार से मैंने जानना चाहा कि इन कविताओं के सृजन की प्रक्रिया क्या रही। पुराने संग्रहालय से नए संग्रहालय में मूर्ति को ले जाया गया था, तो हो रहा था क्या कि नए संग्रहालय में चीज़ें बहुत ट्रांसफ़र हो रही थीं उस समय। तो एक नागरिक आंदोलन जैसा खड़ा हो गया था। इतिहास और संस्कृति से जुड़े लोग कुछ कुछ सवाल उठा रहे थे, और मुझे भी लग रहा था कि अब नए संग्रहालय में नई चीज़ें लाओ भाई, पुरानी चीज़ें क्यों लेके जा रहे हो। तो ये सवाल मेरे मन में आया था और मैंने एक कविता लिखी थी। तो संग्रह में वो कविता है भी। दरअसल वो विरोध स्वरूप थी कि इस एक मूर्ति को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो, तो ये जो एक माइग्रेशन है, स्थानांतरण है, इसमें भी एक पीड़ा होती है। दरअसल उस मूर्ति के स्थानांतरण के बहाने मैंने मनुष्य के माइग्रेशन और जो कल्चरल माइग्रेशंस बहुत सारे होते हैं, क्रॉस टाइम जो माइग्रेशंस होते हैं, उन सारी चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए मैंने एक कविता लिखी थी। नए म्यूजियम में जब गया और हॉल में, और वो जो दृश्य था, क्या बताऊं, मुझे लगा कि जैसे वो मेरी तरफ चली आ रही है मूर्ति हॉल से। बस ये क्षण था जब उसकी छाया मुझ पे पड़ गई, जिसे कहते हैं ना पोजीशन। तो लिटरली आई वाज पजेस्ड। मेरे भीतर एक हलचल सी मच गई। मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है, और मैंने घर लौटते हुए रास्ते में लिखा। बहुत छोटी सी कविता मैं पढ़ रहा हूं, यक्षिणी से ही। तुम्हें तो यहीं रहना है रोशनी के इस उजले घेरे में। मुझे जाना होगा कि मैं जीवित हो उठा पत्थर नहीं, हौले हौले पथराता प्राण हूं। मंच पर आ तो सकता हूं, रह नहीं सकता। और सुनो, मुझे जोरों की प्यास भी लगाई है, और जिस जल को पीकर बच सकते हैं मेरे बचे खुचे प्राण, उस स्त्री की आत्मा में बसते हैं जो मेरी तरह मनुष्य है, तुम्हारी तरह यक्षी नहीं। जब कोई पंक्ति कौंधती थी, मैं एकांत ढूंढने लग जाता था। कई कविताएं तो क्लिनिक से भाग कर लिखी, कई कविताएं फ्लाइट्स में। एक बार का वाकया, मैं हल्के बुखार में था और न्यूयॉर्क जाना था, तो बुखार था और उतर रहा था, तो मुझे लगा चलो ठीक है, निकल चलता हूँ। तो मैं जा रहा था, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, हल्का बुखार था, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और फिर वो एक अजीब सी बेचैनी से मैं घिर गया। और एक पंक्ति कौन थी, और मैंने एक कविता लिखी। लेटा, फिर बेचैनी, फिर एक के बाद एक 5 कविताएं लिखी, और उसके बाद कई घंटों के लिए बिना कुछ खाए पिए मैं सो गया। ऐसे ही एक दिन मेरे मन में एक सवाल उठा कि अगर ये मूर्ति बोलती तो कैसे बोलती। अब ये सवाल मेरे दिमाग में आ गया, और अगले दिन शाम के झुटपुटे में मैं बहुत थका था, तो मुझे लगा कि जैसे एक आवाज पुकार रही है मुझे। और उसके बाद रात मैंने ये कविता लिखी, जिसमें उसकी आवाज के लिए एक मेटाफर है कि जैसे रबाब की सांस में तबले की धड़कनें खुल गई हों। अब ये मेटाफर आ गया, और इस मेटाफर के बहाने वो कविता पूरी हो गई कि मूर्ति बोलती तो कैसे बोलती। जैसे रबाब की सांस में तबले की धड़कनें खुल गई हों। यक्षिणी की सृजन यात्रा, कवि विनय कुमार के शब्दों में। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com। हर रचना की लेखन यात्रा के समानांतर लेखक की अपनी अंतः यात्रा भी होती है। अगर कोई किताब अपने पाठक के जीवन में बदलाव ला सकती है, तो क्या उसका लेखक भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजरता है? अपनी एक कविता में विनय कुमार कहते हैं, जैसा आज हूं उन दिनों में ऐसा नहीं था। इस कवि के जैसा तो बिल्कुल नहीं, शायद उस शिलाखंड सा जिसकी तराश के बाद तुम और कई अन्य मूर्तियां प्रकट हुईं। मैंने विनय कुमार से जानना चाहा कि इस कृति की रचना के दौरान उन्होंने वैयक्तिक स्तर पर जो सफर तय किया, वो किन रास्तों या पगडंडियों से होकर गुजरा। दरअसल व्यक्तिगत स्तर पे जीवन का सफर तो जैसा था वैसा ही चलता रहा। डॉक्टर हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, क्लिनिक में काम करता रहा। लेकिन जब एक बार यात्रा शुरू हो गई, तो दरअसल मैं 2 स्तरों पे जीता रहा। एक स्तर वह जो कह सकते हैं कि मसलहत के सारे काम निपटाने वाला एक इंसान वो, और दूसरा इंसान वो जो कवि था मेरे भीतर। वो एक अलग स्तर पे साथ साथ चल रहा था।
लेकिन ऐसी रचना यात्राओं में कुछ ज़रूरतें होती हैं दूसरे तरह की भी, कि आप कुछ करने जाते हैं तो आपसे उससे जुड़ी कुछ चीज़ें पढ़ लें। तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, लेकिन मैंने इस बात की कोशिश, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। यक्ष का जो कंपोनेंट है, यक्षिणी का जो कंपोनेंट है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लूँ। और बहुत कम जानकारियां मैंने इकट्ठा की, सिर्फ इतना भर, यक्ष का कंपोनेंट जो है हमारे धर्म में, ये कैसे उत्पन्न हुआ और यक्षिणियाँ कब इंट्रोड्यूस हुई और यक्षिणियों के कितने प्रकार हैं। उसमें से इसने मुझे मदद की कि मैं जिस मूर्ति से संवादरत हूँ उसे यक्षिणी की किस कोटि में रखूंगा। तो विचित्रा मैंने जो नाम रखा उसका, कामना को जगाने वाली यक्षिणी। मेरे मन में एक बार लालच हुआ कि मैं कालिदास का मेघदूत एक बार फिर से पढ़ लूं, क्योंकि बहुत सालों पहले पढ़ा था उसे। लेकिन मैंने उस लोभ का संवरण किया, मैंने अपने आप को रोक लिया कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा वो, अगर पढ़ूंगा तो चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने जानबूझ के फिर वो भी मना किया। जब यक्षिणी की चेतन छाया से मिला था, मैं सच कहता हूं मैं बहुत अनगढ़ था। आपने ठीक नोटिस किया, मैंने वही लिखा भी है इसमें। यक्षिणी के पहले मैं मुश्किल एक छोटा सा प्रयोग कर पाया था। मेरा एक संग्रह है मॉल में कबूतर, उसमें मॉल को प्रोटैगोनिस्ट मान करके एक लंबी श्रृंखला है कि मॉल के जन्म से मृत्यु तक की बातें हैं। मगर ईमानदारी की बात यह है कि मॉल में कबूतर की ज़्यादातर कविताएं मेरे प्री कॉन्शियस से आई थी, अवचेतन से आई थी। यानी मैंने उन्हें अपनी जानकारियों की ताकत से मुमकिन किया था या मुकम्मल किया था, कह सकते हैं। लेकिन यक्षिणी के साथ चलते हुए मेरे अंतःकरण का आयतन जैसे फैल गया था। मुक्तिबोध के शब्दों को उधार लेके मैं कह रहा हूं, अलकापुरी अब अलकापुरी में है, पाटली पुत्र में राजधानियां जो मेरी सैर को आई थीं जा चुकी, वे लोग भी जा चुके जो लाल कपड़ों में बंधे शास्त्रों में आए थे, शास्त्रों से आए थे। वे अब अपनी कथाओं की सरलता या श्लोकों की गूढ़ता में मिलेंगे। विचित्रा के सहचर और अनुचर भी गए, उसका ताप कि मैं खुला और फैला, इतना कि सब के सब बैठ और बैठ सके, मेरी चेतना के त्रिलोक में विचर सके, जीम सके मेरे अंतस के छत्ते का मधु, मेरे रक्त का जल पी सके। वे गए और मुझे फैला कर चले गए, और अब मैं बहुत खाली हो गया हूं। अब तो विचित्रा भी नहीं, न कोई छवि, न छाया, न सौरभ, न स्वर। पुकारता हूं और स्वयं सुनता हूं, पुकारता हूं और स्वयं सुनता हूं। विनय कुमार की यक्षिणी की कविताएं दीदारगंज की यक्षी से प्रेरित हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने सारे शब्द यक्षी के सौंदर्य चित्रण पर लुटा दिए हों। यक्षी की मूर्ति कवि के लिए एक तरह का म्यूज बन गई है, और ऐसा लगता है उसे देखकर वो दुनिया जहान के मसलों पर सोच विचार कर रहा है। इसलिए यक्षी के साथ हजारों साल पहले के समय की यात्रा करते समय वर्तमान की उंगली कवि के हाथ से छूटी नहीं। मानो कवि की एक आंख अतीत पर है और दूसरी आज पर, आज के समाज पर, आज की समस्याओं और आज की राजनीति पर। एक कविता में वो कहते हैं, आता है कोई चतुर सुजान और राजा को ईश्वर का अवतार बता जाता है। आता है कोई नीतिज्ञ और धर्म को राजा का छत्र बना जाता है। एक और कविता की पंक्तियां हैं, आप श्रद्धा प्रकट करेंगे कि दोस्ती, आपको कब, कहाँ, कितना झुकना या न झुकना है, ये सदा से इस बात पर निर्भर है कि आप कहाँ बैठे हैं। या फिर एक और कविता मुझे याद आती है, सम्राट भी पृथ्वी का अंश होते हैं किंतु चाहते हैं उसके स्वामी हो जाएं। भंगुर होता है उनका भी होना किंतु चाहते हैं अक्षर हो जाएं। विनय कुमार से मेरा प्रश्न ये था कि इन कविताओं की रचना प्रक्रिया में क्या वो आज के संदर्भों में इतिहास के अवशेष ढूंढ रहे थे, अथवा इतिहास के अवशेषों में वर्तमान के संकेत तलाश कर रहे थे। मैं आज का ही कवि हूं, आज को ही लिखता गाता हूं। मेरे प्रश्न भी आज के ही हैं। प्रश्नों के फावड़े से आज की प्यास बुझाने के लिए ही कुआं खोदता हूं। अगर महसूस करता हूं तो साफ कह देता हूं, त्रेता के पत्थरों से ठेस लग रही है मुझे। यक्षिणी की पंक्ति है। कह देता हूं साफ साफ, कुरुक्षेत्र से गुजरते हुए कई बार लगता है कि कहीं बर्बरीक के सिर के जीवाश्म पर पैर न पड़ जाएं। यक्षिणी में तलवारों के जोर पे नाहक तोड़ दी गई मूर्तियों के भी कई चित्र हैं। धर्म और हथियार के अनुचित गठजोड़ को लेकर चिंताएं भी। एक पंक्ति याद आ रही है, यक्षिणी के संदर्भ में कही गई है कि सबसे अच्छी बात तो ये कि वो हथियार नहीं रखती।
ऐसा सोच के देखिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि चाहे तो दुनिया कुछ मिनटों में नष्ट हो जाए। अगर ये सारे इस तरह के विध्वंसक हथियार न होते, कहने को हम कह लें कि हम डिटरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये डिटरेंट जब इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया तो खत्म हो जाएगी। मेरी चिंताएं आज की ही हैं। इसी में एक पंक्ति आती है कि मैं तुम्हारे साथ सतघरवा के भीतर जो ठंडक है, असल में वो एक मौर्यकालीन गुफा जैसी चीज़ बनी है, उसको केव्स कहते हैं। बराबर केव्स, मेरे घर के पास ही, गांव के पास ही वो बराबर पहाड़ है और उस पहाड़ के पास में ही वो गुफा है। उसके अंदर जो, उसको हम लोग बचपन में सतघरवा कहा करते थे। तो मनुष्य के भीतर भी एक सतघरवा है और इतिहास के भीतर भी एक सतघरवा है, सभ्यता के भीतर भी एक सतघरवा है। और मनुष्य के भीतर का सतघरवा और सभ्यता के भीतर का सतघरवा एक ही है। वहां भी वही मद, मोह, क्रोध, लोभ, सारा खेल, राजनीति के सारे मोहरे, उसकी बिसात का सारा तांडव, सब वहीं से। कल्पना करिए कि जज साहब को रात में ठीक से नींद नहीं आई तो जो फैसला होगा वो बदल जाएगा। अगर चैन से सो के जज साहब जाते हैं, उनका जो फैसला होगा वो अलग होगा। दरअसल सारे जो सवाल हैं वो मनुष्य के भीतर गुजरते हुए या सभ्यता के भीतर गुजरते हुए, वो सब आज के ही सवाल हैं। लेकिन उत्तर ढूंढने के लिए तो आपको जाना होगा। हमारा जो मानस है वो एक दिन में नहीं बना है। जब मैं कहता हूं कि मैं 5000 साल की उम्र वाले व्यक्ति का रूप धारण करके मैं लिख रहा था, तो यही बात मैं कहता हूं कि मैं उस पूरी निरंतरता को अपने भीतर महसूस करते हुए ही आज के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। विनय कुमार जो अतीत के खंडहरों में भटकते हुए यक्षिणी की रचना करते हैं और आज के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक कविता में कहते हैं, ये सभ्यता के ध्रुवांत की धूप है या सभ्यता के आतंक की तीखी मिर्च, आत्मा की आंखों में जलन है और जीभ पर पानी की पुकार। विनय कुमार मनोचिकित्सक हैं। पटना में उनका निवास है। मन के रोगों का इलाज करते हैं, लेखक हैं, कवि हैं और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। मनोचिकित्सा के विषय पर उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं एक मनोचिकित्सक के नोट्स और मनोचिकित्सा संवाद। यक्षिणी से पहले विनय कुमार के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। गर्ज़े तहजीब एक दुनिया है, मॉल में कबूतर और आम्रपाली और अन्य कविताएं। लेकिन इस समय यक्षिणी की बात हो रही है। किताब की अंतिम कविताओं तक आते आते मुझे ऐसा लगा जैसे कवि किसी स्वप्न से जागा है, या कहूँ अवचेतन के सफर से वापस चेतन और यथार्थ जीवन में लौट आया है। देखें विनय कुमार क्या कहते हैं। ठीक महसूस किया है आपने। आप जब किसी के ख्याल में खोए होते हैं और कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो कितनी बातें आप सोच जाते हैं। मैं पहले फिल्मकारों पे हंसता था कि गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए कहानी पूरी फ्लैशबैक में जाती है, सब कुछ उसके दिमाग में चलता होता है और कार के रुकने के बाद पूरी फिल्म खत्म हो गई। जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, लेकिन भीतर एक अचेतन यात्रा लगातार चल रही थी। कविताएं बाद में अरेंज हुई, लेकिन जो तरतीब इसमें किताब में है वो तरतीब थी नहीं। वो बस जब जो चीज़ हासिल होती चली गई लिखता चला गया। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अचेतन के स्तर पे सारा का सारा सफ़र रहा। और ये भी आपने बिल्कुल सही नोटिस किया कि अंत होते होते मैं यथार्थ पे लौट आया। दरअसल मैं यहाँ पे एक रूपक की मदद लेना चाहूँगा कि जैसे कोई स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो बच्चे को अपने भीतर थोड़ा थोड़ा रोज बनाती है। और मुझे अपने घर के अनुभव से मैं कोट करना चाहूँगा कि मेरी पत्नी जब पहली बार गर्भवती हुई तो वो कहती थी कि शुरू के 3 महीनों में एक अजीब सा नशा रहता था, बहुत नींद आती थी उसे। मेरी हालत भी कुछ वैसी ही थी। मैं एक गुनूदगी में, एक नींद में लगता था कई बार कि मैं बस खोया हूँ, चला जा रहा हूँ। तो जो स्त्री के गर्भ में बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंग बनने लगते हैं, मेरा केवल अंतर ये था कि वो बाहर कविता के रूप में चीज़ें बाहर आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें समाज के सामने तब तक जाने से रोक रखा
एक दो मित्रों के अलावा किसी से साझा नहीं किया, जब तक कि वो एक पूरा का पूरा एक बच्चे का आकार नहीं बन गया। तो मैंने एक स्त्री की तरह जीवन जिया। यक्षिणी की जो कथांतर के पहले का जो आखिरी अंश है, उसमें मेरा ख्याल है 78वीं कविता है वो, मैं उसकी पंक्तियां मैं स्मरण से सुना रहा हूँ। देश और काल और लोक के पार ले जाने वाले पंख झड़ रहे हैं, क्षितिज के स्वरों को शब्द देती भाषा छीज रही है, और रक्त को भाषा तक लाती हुई ऊष्मा मंद पड़ रही है। सिहरन बढ़ती जा रही है, घना होता जा रहा है मौन, फुहियां जम सी गई हैं, चेतना के अनंत में हौले हौले होता हुआ हिमपात तुझे ओझल करता जा रहा है। तुम कहाँ हो यक्षिणी? ये पंक्तियां थीं। मुझे लगता था कि उसका जो एक छाया रूप है वो जो जिसने मुझे पजेस करके रखा था वो मुझसे कहीं दूर चला गया है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, ये महसूस होना शुरू हो गया था। फिर और उस श्रृंखला में, इस क्षण में और बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैं जिस स्त्री तत्व की बात कर रहा था उसकी फीलिंग को मैं साझा करना चाहूँगा इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कि पेड़ दिखा सकते हैं लताओं के सूखने और पत्तों के झड़ने के बाद का सूनापन, पत्थर अपनी पड़ोसिन दूबों के सूख जाने से पैदा उजाड़। शब्द भी समझा ही सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मेरे कुछ और भी अर्थ थे जो चल बसे, मगर एक कवि कैसे समझाए कि रचना की ऋतु का जाना क्या होता है। यह शोक भी तो नहीं कि शोर उठे और आंगन में अपनों परायों की आमद शुरू हो जाए। दरअसल ये अभी अभी शस्य श्यामला रही पृथ्वी का खालीपन है। इसे आकाश नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकती प्रभुता, इसे सिर्फ स्त्रियां समझ सकती हैं, खासकर वे जो एक मुस्कान को जन्म देकर मुस्कुराना भूल जाती हैं। विनय कुमार, शब्द भी समझा ही सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मेरे कुछ और भी अर्थ थे जो चल बसे, मगर एक कवि कैसे समझाए कि रचना की ऋतु का जाना क्या होता है। मगर वो कवि जिसका काम मन की भूल भुलैया से निकलना और निकालना है, ये जरूर बता सकता है कि मनोचिकित्सा और कविता कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और कहाँ जुदा होते हैं। विनय कुमार, कि गजलों में नुस्खों की नीयत, नुस्खों में गजलों का नूर, मैंने दो को एक बनाया और उसको ईमान किया। लेकिन सच तो यही है, सारी कविताएं मन की चिकित्सा करती हैं। वे कविताएं जो प्री कॉन्शियस से हासिल मटेरियल से बनती हैं, जानकारियों से हासिल जो चीज़ें हैं उनसे बनती हैं, वो हमारे कॉग्निशन से टकराती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस से टकराती हैं, और हमारी वो चिकित्सा जो करती है उसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब मैं इसको बात को आप समझने के लिए मैं रहीम का एक दोहा कोट करना चाहूँगा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठे लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। कि भाई आपके मन में जो व्यथा है मन में रखो, कहोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे और बांटेगा तो कोई नहीं। अब ये बात सिंपल सी बात है कि आपके मन में जो कुछ चीज़ें हैं उसको साझा मत करो। ये रहीम ने जो समाज में ऑब्जर्व किया, समाज में जो महसूस किया, देखा, उसको उन्होंने उस सूचना को जो उनके प्री कॉन्शियस में दर्ज है उसको उन्होंने कह दिया, वो चीज़ बाहर आ गई और अब ये दूसरे के काम भी आएगी। ये कविता का एक सीधा इस्तेमाल है। लेकिन जब अचेतन से कविता आती है तो एक तरीके से साइकोथेरेपी हो जाती है। जब गालिब कहते हैं कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे की पत्थर नहीं हूं मैं, तो ये एक तरह की साइकोथेरेपी हो जाती है। क्योंकि साइकोथेरेपी में होता क्या है कि आपके अचेतन में जो चीज़ें दबी हैं वो बाहर आ जाएं, तो रिग्रेस कर गई हैं, जो चीज़ें रिप्रेस्ड हो गई हैं वो बाहर आ जाएं। वो जब एक बार सामने आती हैं तो फिर वो तकलीफ नहीं देने लगती हैं। हम सब की ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग्स होती हैं, लगता है काश किसी के दरवाजे पे पत्थर की तरह पड़े होते, हमेशा उसके आसपास होते। जब ये आप शेर से आप गुजरते हैं तो आपके भीतर वो महसूस होना शुरू हो जाता है। अब गालिब का दूसरा ये शेर में मुझे याद आ रहा है कि जुल्मत कदे में आज शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। किसकी ज़िंदगी में एक अंधेरा कमरा नहीं है,
तकलीफ, गम, उसको तबाह करने वाली चीज़ें उसके भीतर पड़ी हैं। और एक शम्मा, एक रोशनी जो सुबह के पक्ष में एक दलील की तरह होती, वो खामोश है। अब ये आप सोच के देखिए, ये जब आप ऐसी पंक्तियां सुनते हैं तो दरअसल आपके भीतर की वो सारी चीज़ें अपने आप बाहर आ जाती हैं। जब गालिब कहते हैं मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब ये किसको नहीं छुएगी, किसकी ज़िंदगी में ऐसा महसूस नहीं होता है। सभी महसूस करते हैं इस चीज़ को। और फिर जो आपका अननोन है, यानी मैं भी तो रात में सोचता हूँ कि मर जाऊंगा तो मैं क्या होगा बच्चों का, तो फिर वो ये लाइन आपके भीतर के उस डर को बाहर लाती है और एक तरह से आपकी साइकोथेरेपी हो जाती है। तो ये मेरी कविता में भी जो भी रचना प्रक्रिया है, जो भी रचना यात्रा है, जितनी भी कविताएं यक्षिणी में आई हैं, वो सब समाज के बहुत सारे प्रश्नों से टकराती हैं और एक तरीके से अचेतन के स्तर पर टकराती हैं। जो भी इनसे गुजरेगा एक मनोचिकित्सकीय एहसास से जरूर गुजरेगा। उसके भीतर का कुछ ना कुछ दुखता हुआ, दबा हुआ जरूर बाहर आएगा। कविता और साइकोथेरेपी का रिश्ता, यक्षिणी के कवि विनय कुमार। इन कविताओं को पढ़ते समय मुझे लगा जैसे कवि भी खुद अपनी साइकोथेरेपी कर रहा है। इतिहास के अवशेषों में विचरण करते समय वो अपने निजी अतीत में भी लौटता है और वहां से कई प्रतीक और बिंब चुनकर लाता है। तो चलते चलते यक्षिणी से एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी जो मेरी यादों के ताज़ा गुलदस्ते में सज गई हैं। जैसे बचपन के घरौंदे परियों को पुकारते हैं और भीगती मसें वसंत को, जैसे स्याही छोड़ते बाल खेत खलिहान दफ्तर शेयर बाजार को पुकारते हैं, वैसे ही मेरी जिज्ञासा उन कथाओं को पुकारती है जहां एक ही क्यारी में भीषण रक्तपात, जघन्य अपराध, अनिवार्य प्रेम और कविता सबकी जड़ें नहाती खाती हैं। विनय कुमार का कविता संग्रह यक्षिणी 2019 में राजकमल प्रकाशन से छपा था। किताब कॉलम के इस एपिसोड में विनय कुमार की यक्षिणी और विनय कुमार की बातें आपको कैसी लगीं? उनका अंदाज़े बयां कैसा लगा? उम्मीद है आपकी भी कुछ साइकोथेरेपी हुई होगी। तो लिखिएगा, हमारा पता है post@cineinc.com। किताब कॉलम के अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेइंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com।